स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी IQ और मैं हूं वरुण जौहरी। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। भारत के किसी राज्य से 10 सालों में 32,000 लड़कियां गायब हो जाएं और पूरा देश इससे अनजान रहे, क्या ऐसा हो सकता है? इसी पर एक फिल्म द केरला स्टोरी जो बनाई जा रही है, जो रिलीज होने वाली है, आज हम आपको बताने वाले हैं इसकी पूरी असली सच्चाई क्या थी, हकीकत क्या थी। हमारे वीडियोस में आप हमेशा से किसी भी हिस्टोरिकल इवेंट, किसी भी टॉपिक पर जब वीडियो देखते हैं तो उसमें यही आप देखते हैं कि बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी ड्रामे के, आपको जो जैसे हुआ है उसी तरह से सच्चाई उसकी बताई जाती है। आज भी हम वैसा ही करने वाले हैं। आज आपको बताने वाले हैं कि कैसे इन लड़कियों को फंसाया गया और कैसे ये ISI का आतंकवादी इनको बनाने के लिए भारत से, मुंबई से सीरिया, इराक और उसके बाद अफगानिस्तान भेजा गया। तो शुरू करते हैं। शुरुआत वैसे होती है 1992 से, 1992, जब बाबरी मस्जिद को गिराया गया। उसी के 2 साल बाद 1994 में NDF, नेशनल डेवलपमेंट फ्रंट, केरला में बनाया जाता है। ये एक पार्टी थी जिसे NDF को बनाया गया केरला के अंदर। और इसी के करीबन 12 साल के बाद में NDF का 2006 में एक नेशनल प्रेस कॉन्फ्रेंस कराई गई कोझीकोड में, केरला के, और वहां पे NDF का नाम बदल के PFI कर दिया गया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। अब ये PFI यहां से बना और बहुत ही कम समय में इसने पूरे भारत के अंदर और केरला के अंदर बहुत से राज्यों में भारत के कई अपने सेपरेट विंग्स बनाना शुरू किए। और इन विंग्स में डॉक्टर्स के लिए, विमेन्स के लिए, महिलाओं के, बच्चों के, स्टूडेंट्स के लिए और इमाम्स, लॉयर्स, इन सभी के, इन्होंने जर्नलिस्ट के विंग्स बनाए। अलग अलग लोगों को इसमें इन्वॉल्व किया साथ में। कई सारे इन्होंने इस्लामिक एजुकेशन सेंटर्स भी बनाना शुरू किए, केरला में खासतौर पर। और ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी इनके साथ में थी जिनका जैसे एक थरबियातुल इस्लाम सभा, जिसको कोझीकोड में बनाया गया था, और सत्य सारणी ट्रस्ट, ये केरला के अंदर, तमाम सारे और साउथ इंडियन स्टेट्स के अंदर PFI ने बनाने शुरू किए। और इन दो ऑर्गेनाइजेशंस में खुले तौर पर इस तरह से इन पे आरोप लगते हैं कि ये काम वहां पे होता था कि जो नॉन मुस्लिम लड़कियां हैं, जो नॉन मुस्लिम लड़के हैं, उन्हें कैसे इस्लाम कबूल कराया जाए और उन्हें इस्लाम में लाया जाए। तो ये सब चीजें वहां पे भारत विरोधी गतिविधियां PFI लगातार शुरू करती है अपनी 2006 से। इसी के साथ मई 2006 आता है और केरला में नए मुख्यमंत्री बनते हैं CPIM पार्टी से, मार्क्सिस्ट पार्टी से। नाम था VS अच्युतानंदन। अब VS अच्युतानंदन जब CM बनते हैं तो उन्हें काफी समय से, वो क्योंकि NDF को भी देख रहे थे, उसके बाद उन्होंने PFI जब ये बना 2006 में, तब इसको भी देख रहे थे, तो उन्होंने इंटेलिजेंस एजेंसीज की मदद से इस पर अपनी खुफिया नजर रखना शुरू किया। और उन्हें पता चलता रहा कि ISIS के साथ में जो, और तालिबान के साथ में PFI के किस तरह से लिंक्स हैं। तो इसकी खुफिया उन्हें जानकारी यहाँ से मिलती रही लगातार। लेकिन अब यहाँ उन्हें कई सारी ऐसी जानकारियां भी मिली कि किस तरह से हिंदू लड़कियों को और क्रिश्चियन लड़कियों को PFI यहाँ पे केरला से लेकर ISIS के पास में तालिबान, इस्लामिक स्टेट्स में भेज रहा है, और किस तरह से उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, उन्हें इस्लाम कबूल कराया जा रहा है। तो ये सब चीजें लगातार चल रही थी। इसी के 3 साल बाद होता क्या है कि केरला में कैथोलिक बिशॉप्स, जो चर्च के बिशॉप होते हैं, वो अपनी एक पूरी रिपोर्ट पेश करते हैं। उनकी एक काउंसिल थी, कैथोलिक बिशप काउंसिल केरला की। तो वो उन्हें एक रिपोर्ट पेश करते हैं जिसमें वो बताते हैं, ये साल आ चुका था 2009, उन्होंने बताया कि 2009 अक्टूबर तक करीबन 4,500 क्रिश्चियन लड़कियों को कन्वर्ट करा के इस्लाम कबूल करा दिया गया है। अब जब ये रिपोर्ट उन्होंने पेश की सरकार के सामने, तो सीधी उंगली इसके बाद उठी PFI पर। इसी के साथ 29 सितंबर 2009 को पूरी तरह से ये चीज सामने जनता के जब आई, पूरे देश के आई, कि इस तरह का कुछ काम भारत के अंदर हो रहा है, इस तरह की इलीगल एक तरह से एक्टिविटी इसको कहेंगे, ये भारत के अंदर हो रही है। ये हुआ 2009 में। 29 सितंबर 2009 को केरला हाईकोर्ट के सामने एक ऐसा केस आया जिसमें कोर्ट को भी ये मानना पड़ा, और कोर्ट ने भी ये कहा था कि लव जिहाद या रोमियो जिहाद नाम की कोई चीज इस समय यहाँ पे केरला में, स्टेट के अंदर हो रही है। और पुलिस को ये पूरा आदेश दिया गया था कि इस पर जल्दी से जल्दी पूरी एक रिपोर्ट पेश की जाए कोर्ट के सामने। केस ये था कि इस केस का नाम था शाहन शाह वर्सेस स्टेट ऑफ केरला।
ये केस आपको मिल जाएगा ऑनलाइन भी, इंटरनेट पर। इसमें हुआ यह था कि कोची के शाहनशाह और सिराजुद्दीन ने दो लड़कियों को, एक हिंदू लड़की थी और एक क्रिश्चियन लड़की थी, और इस पूरे केस में कोर्ट के अंदर जब ये पूरा इसकी पेशी भी चली है लगातार, उसमें भी इन लड़कियों का नाम वहां पे आउट नहीं किया गया। वहां पे इन्हें हिंदू लड़की और क्रिश्चियन लड़की के नाम से ही बुलाया जाता था कोर्ट में भी जब ये पेशी चलती थी। तो आरोप ये था शाहनशाह और सिराजुद्दीन पर कि इन्होंने इस दो लड़कियों को, हिंदू लड़की और क्रिश्चियन लड़की को, जबरदस्ती इस्लाम में कन्वर्ट कराया था। और उसके बाद में इन पे 377 का भी मुकदमा लगा था सिराजुद्दीन पर, क्योंकि उसने एक तरह से, उसमें जब लड़की ने बताया, क्रिश्चियन लड़की ने, कि एक तरह से अननेचुरल सेक्स उसके साथ में वहां पे किया जा रहा था जब उसको ले जाया गया था यहाँ से इस्लाम कन्वर्ट कराने के लिए। तो ये सब आरोप वहां पे लगाए जाते हैं। अब इसमें होता क्या है कि शाहनशाह जो था वो एक मुसलमान था, एमबीए करने, एक कॉलेज में ये लोग एमबीए कर रहे थे, एक हिंदू लड़की और शाहनशाह उसका सीनियर था। ये पहले दोस्त बने, इसके बाद में ये क्लोज आए, इनकी नजदीकियां बढ़ी। इसके बाद ये अपने उसे घर पे ले जाता था, हिंदू लड़की को अपनी माँ से मिलवाता था। और बताया गया कि इस पूरे मामले में उसकी जो माँ थी वो भी उसे मुस्लिम कस्टम्स हिंदू लड़की को बताना, उसके बाद में उसे तमाम सारी अपनी जो चीज़ें होती हैं वो सब बताना, और साथ में हिंदू रिलीजन की जो जितनी बुराइयां हैं वो सब उसको बताई जाती थी। जब इन दोनों की नज़दीकियां बहुत ज़्यादा बढ़ गई, शाहनशाह और उस हिंदू लड़की की, तो उसके बाद में इसने उसे बोला, शाहनशाह ने, कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, अदरवाइज एक ही हमारे पास चारा बचता है, हमें ये रिलेशनशिप खत्म करना पड़ेगा। हिंदू लड़की के ऊपर इस तरह से प्रेशर बनाया गया। सेम इसी तरह की चीजें क्रिश्चियन लड़की के साथ भी हो रही थी। उसके बाद में इस हिंदू लड़की को शाहनशाह ने कई सारे लोगों से वो लगातार मिलवाता रहा। उसमें कई ऐसे लोग हुआ करते थे जो लगातार, जिनसे वो मिलवाता था, वो हिंदू धर्म की बुराइयां बताते थे। ये सारे के सारे लोग पीएफआई से, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, उससे रिलेटेड थे, उससे कनेक्टेड थे। कई सारी इसमें पीएफआई की जो वुमेन विंग थी उसकी भी लड़कियां थी, उसकी भी कार्यकर्ता थी, जो लगातार इन लड़कियों का माइंड, जो ब्रेन है, जो ब्रेन वॉश कर रही थी। इन दोनों लड़कियों को कुछ समय बाद केरला में एर्नाकुलम ले जाया गया और वहां से मल्लापुरम, वहां पे ले जाया जाता है। मल्लापुरम में उन्हें एक घर में रखा गया। करीबन 2 हफ्ते ये लड़कियां उस घर में रहीं, और इसी बीच उनसे जबरन, उन लड़कियों से उनके घर पे एक कॉल करवाया गया और उनसे बोला कि अपने घर पे बताओ कि आप इस्लाम कबूल कर रहे हैं। इस बीच में जब ये 2 हफ्ते यहाँ पे रहीं तो लगातार पीएफआई के जो लोग थे वो लगातार हर रोज इनसे मिलने आते रहे, इनका माइंड वॉश, ब्रेन वॉश करते रहे। लेकिन जब इन लड़कियों के घर वालों ने देखा कि करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं तो वो कोर्ट में गए, पुलिस के पास गए, और जब कोर्ट में अर्जी डाली तो उसके बाद में इन लोगों को पकड़ा गया और इन्हें जब कोर्ट में बुलाया गया तो वहां से इनके ऊपर तमाम सारे चार्जेस लगे, एलिगेशंस लगे। एक जो दूसरा लड़का था सिराजुद्दीन नाम का, उसने क्रिश्चियन लड़की के साथ में, जब ये लोग मल्लापुरम में उस घर में रह रहे थे तो वहां पे कुछ गलत हरकतें करने का प्रयास भी किया था। तो इस तरह से उस पर 377 का मुकदमा लगता है और कोर्ट ने इसके बाद इनकी जो बेल एप्लीकेशन बाद में इन्होंने डाली, दोनों लड़कों ने, इसको रिजेक्ट किया। ये केस आगे बढ़ा। इसके बाद जज ने यहाँ पे इस पूरे केस को देखते हुए पहली बार केरला हाई कोर्ट में ये डिसीजन दिया गया था 2009 में, जब जज ने कहा था कि नंबर ऑफ सिमिलर केसेस इस तरह के पिछले 3 सालों में स्टेट में देखने को मिले हैं, और इसमें लव जिहाद या रोमियो जिहाद जैसे मूवमेंट का जिक्र हो रहा है। ये पहली बार वहां पे कोर्ट में कहा गया था, और पहली बार देश के सामने इस तरह का एक नया शब्द, जिसे लव जिहाद, रोमियो जिहाद कहा जाता है, ये पूरे देश के सामने आया था। जब केरला हाई कोर्ट में लव जिहाद और रोमियो जिहाद का जिक्र हुआ, उसके बाद में पूरे देश भर में मीडिया में ये बातें फैली, कई सारे हिंदू विंग्स इस पर एक्टिव हो गई। इसके बाद में पीएफआई का नाम केरला में सीधी उंगली उस पर उठी और उसका नाम सामने आया। लेकिन अगले ही साल 2010 में कुछ ऐसा हुआ कि पीएफआई का तालिबान चेहरा पूरे स्टेट के सामने, पूरे देश के सामने आया। हुआ क्या कि केरला की इडुक्की डिस्ट्रिक्ट में एक कॉलेज है, न्यूमैन कॉलेज, उसमें मलयालम के एक प्रोफेसर हुआ करते थे। एग्जाम आने वाले थे तो उन्होंने मार्च में एक पूरा पेपर सेट किया और उस पेपर में एक क्वेश्चन था। उस क्वेश्चन के बाद जब वो पेपर हुआ तो कई लोगों ने उंगलियां उठाई, सवाल उठाए कि इसमें जो प्रॉफिट मोहम्मद हैं उनका अपमान किया गया है। अब जब ये चीज सामने आई तो इसके बाद में करीबन 3 महीने बाद, ये मार्च की बात है जब ये एग्जाम हुआ, इसके 3 महीने बाद 4 जुलाई 2010 की बात है, इस कॉलेज में, न्यूमैन कॉलेज में कुछ लोग घुसते हैं और इन प्रोफेसर का
इन्हें पकड़ के इन्हें मारा जाता है और इनका हाथ काट दिया जाता है। जब ये चीज सामने आई, पूरा केरला स्टेट इससे दहल गया। पहली बार इस तरह की कुछ चीज हो रही थी, वो भी किसी प्रोफेसर के साथ में, मलयालम भाषा के प्रोफेसर थे। वीएस अच्युतानंदन जो सीएम थे केरला के, उन्हें ये बात पता चली, उन्होंने पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए कहा। और इसी के बाद पुलिस ने तमाम सारे पीएफआई के जो ये लोग थे, जिन्होंने अटैक किया था, उनको पकड़ा और पीएफआई के पूरे स्टेट में कई दफ्तरों में, कई ऑफिसेज में रेड की। जब ये रेड हुई पूरे स्टेट में केरला के, तब वहां से, उन ऑफिसेज से ही बहुत बड़ी मात्रा में आर्म्स एंड एम्युनिशन, गोलियां, बॉम्ब्स और कुछ ऐसी वीसीडीज मिली जिनमें तालिबान के जो पनिशमेंट मेथड है उनके वीडियोस थे। जिस तरह से तालिबान पनिशमेंट देता है लोगों को, सजा पे सजा किस तरह से वो देता है, ये सब वहां से मिला। और साथ ही एंटी नेशनल कई सारा वहां से लिटरेचर मिला, कई सारी ऐसी बुक्स मिली एंटी नेशनल, और तमाम सारे बड़ी मात्रा में इलीगल फाइनेंशियल जो ट्रांजैक्शंस थे, किस तरह से पीएफआई के पास वहां पे पैसा आ रहा था, इन सब के डॉक्यूमेंट मिलते हैं। ये सब चीजें जब सीपीआईएम की सरकार के सामने आई, अच्युतानंदन के सामने आई, तो इसी के साथ इसी महीने में 24 जुलाई को, करीबन 15-20 दिन बाद ही, 24 जुलाई 2010 को वीएस अच्युतानंदन दिल्ली आते हैं और एक इंटरव्यू में उन्होंने पहली बार इस तरह की बात कही, जो इंटरव्यू उनका बहुत ज्यादा उसके बाद चर्चाओं में रहा। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पूरे केरला को मुस्लिम स्टेट बनाना चाहता है और इसका प्लान है, इसका एम है, जिस तरह के डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कि 2030 तक केरला को मुस्लिम स्टेट बना दिया जाए। ये चीज जब सामने आई तो इसने तमाम सुर्खियां बटोरी। तमाम लोग एक तरह से केरला में भी सकते में थे कि ये किस तरह की बात है, ये क्या हो रहा है। उन्होंने ये बताया कि तमाम सारा इलीगल फाइनेंस पैसा इनके पास में आ रहा है, ये मुस्लिम, जो नॉन मुस्लिम लोग हैं, उनको इस्लाम में कन्वर्ट कर रहे हैं। तमाम लड़कियों की शादी कराई जा रही है मुस्लिम लड़कों से, और 2030 तक ये केरला को मुस्लिम स्टेट बना देंगे। उनका ये बयान आया। इसके बाद में अब आप यहाँ पे ये देखिए कि वीएस अच्युतानंदन किसी राइट विंग पार्टी से, बीजेपी से नहीं थे, किसी राइट विंग जो दल होते हैं, बजरंग दल, आरएसएस, उनसे नहीं थे। वो मार्क्सिस्ट पार्टी से थे, वो सीपीआईएम से थे, कम्युनिस्ट पार्टी। और उन्होंने केरला की ये सिचुएशन राजधानी दिल्ली में सबके सामने बताई थी। साल 2011 आता है और एक साल बाद ही केरला में कांग्रेस की सरकार आती है। कांग्रेस की सरकार आई और नए सीएम बने केरला के ओमान चांडी। अब ओमान चांडी जब सीएम बने, सरकार बदली, लेकिन केरला के हालात और हाल उसी तरह के रहे और पीएफआई की हरकतें उसी तरह की रही। अगस्त 2011 की बात है, केरला पुलिस ने 2 लोगों को अरेस्ट किया। नाम था शीना फरजाना और नसीर। इन 2 को जब अरेस्ट किया गया तो इनसे इन्वेस्टिगेशन हुई, पूछताछ हुई, और ये पता चलता है कि ये दोनों यहाँ पे हैंडलर्स थे आईएसआईएस के। और ये दोनों यहाँ पे ये काम करते थे कि ये यंग जो लड़कियां हैं, हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियां केरला में, उन्हें यहाँ पे उनका ब्रेन वॉश करते थे, उन्हें रिक्रूट करते थे आईएसआईएस में, यमन में काम करने के लिए। और ये दोनों जब इनसे आगे पूछताछ हुई तब पता चलता है कि ये लोग सत्य सारणी ट्रस्ट के लिए काम करते थे। सत्य सारणी ट्रस्ट वही ट्रस्ट है जो पीएफआई का एक तरह से एक उसकी विंग है, जो पीएफआई के लिए पूरा काम करता है, पीएफआई के साथ में काम करता है। तो सत्य सारणी ट्रस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है, उस पर पूरी यहाँ पे उंगलियां उठी, पीएफआई पे सवाल उठे। इसी के साथ अब होता क्या है कि पीएफआई और सत्य सारणी ट्रस्ट अपना काम करने में लगातार लगे हुए थे। ये साल 2011 आ गया था और इस साल से कई सारी इस तरह की एक्टिविटीज आईएसआईएस के जो हैंडलर्स थे एक्टिव केरला के अंदर, उन्होंने अपनी बढ़ा दी थी। पूरे स्टेट में और भारत के कई राज्यों में ये लगातार इस तरह का काम कर रहे थे। इसी के चलते 2011 में ही केरला के कासरगोड में एक क्रिश्चियन लड़की थी, सोनिया सेबेस्टियन नाम की। वो खुद एक एमबीए थी, खुद एमबीए कर चुकी थी, पढ़ी लिखी लड़की थी। उसे एक अब्दुल राशिद अब्दुल्ला नाम का शख्स मिलता है, पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर था। सोनिया उससे मिली, इन दोनों की नजदीकियां बढ़ी, इन दोनों का रिश्ता आगे बढ़ा और इसी के साथ अब्दुल ने उसको मुस्लिम रिलीजन अपनाने को कहा। कुछ टाइम तक सोनिया मना करती रही, लेकिन फिर बाद में उसका ब्रेन वॉश किया गया और उसे मुस्लिम रिलीजन अपनाने के लिए अब वो मान चुकी थी। अब्दुल ने केरला में सोनिया को अपना ये जो रिलीजन था इस्लाम, उसको कबूलवाया, उसने वो रिलीजन कबूला और इसी के बाद अब्दुल ने उसको आईएसआईएस का उससे कनेक्ट करा दिया।
बेसिकली अब्दुल राशिद अब्दुल्ला जो था वो केरला के अंदर आईएसआईएस का हैंडलर था, एक एक्टिव हैंडलर था। ये लगातार आईएसआईएस के कांटेक्ट में था और डार्क नेट से ये उसके कांटेक्ट में रहता था, कंप्यूटर इंजीनियर था। सोनिया को यहाँ से इस्लाम कबूलवाया गया, उसके बाद आईएसआईएस में उसको ज्वाइन कराया गया। ये पूरा काम अब्दुल ने किया था और इसी के साथ में उसका नाम भी बदल दिया। सोनिया का नाम था अब आयशा। अब्दुल की एक और बीवी थी, फरहीन, यास्मीन नाम की। ये जो इसकी बीवी थी यास्मीन, अब्दुल और यास्मीन ने पूरे केरला के अंदर करीबन 10 स्कूल्स बनाए और ये स्कूल एक ऑर्गेनाइजेशन, एक फाउंडेशन के अंडर बनाए गए थे। इस फाउंडेशन का नाम था पीस एजुकेशनल फाउंडेशन, PEF। तो ये जो पीस एजुकेशनल फाउंडेशन थी, इसने पूरे ऐसे 10 स्कूल्स बनाए छोटे, और इनमें जो लड़कियां, जो यंग हिंदू और क्रिश्चियन लड़कियां थीं, जो लड़के थे, उनको लाया जाता था, उनका ब्रेन वॉश किया जाता था। इस तरह से ये काम करता था। राशिद जो था वो पूरी तरह से आईएसआई के टच में था, डार्क नेट से उससे यहाँ से सारी उसको मदद मिलती रहती थी, लगातार उनसे कांटेक्ट में रहता था। तो अब इसी के चलते इन्होंने करीबन 21 लड़कियों को, 21 लड़के 21 लड़कियों को इस पूरे जो ये इनका प्लान था उसमें इन्होंने इन्वॉल्व किया, उनका धर्म परिवर्तन कराया। इसी के साथ एक और लड़की थी जिसे इन्होंने टारगेट किया, निमिषा नाम की। ये 23 साल की हिंदू लड़की थी और सेंचुरी कॉलेज केरला के कासरगोड डिस्ट्रिक्ट में है, वहां से डेंटिस्ट का कोर्स कर रही थी, डेंटिस्ट की डिग्री कर रही थी। ये इनके संपर्क में आती है और इसके बाद में अब्दुल ने, ये जो निमिषा थी, इसकी शादी एक बेस्टन नाम के क्रिश्चियन लड़के के साथ में करा दी जो इस्लाम कबूल कर चुका था। ये जो बेस्टन था, इसको भी इन्होंने इस्लाम कबूल करवा लिया था, तो इसके साथ में निमिषा की शादी करा दी। अब ये लोग पूरा एक तरह से एक इनका ग्रुप बन चुका था। ये लोग लगातार इन लड़कियों का ही ब्रेन वॉश हो गया था और निमिषा का नाम यहाँ पे रखा गया, उसके बाद में फातिमा। अब ये सोनिया जो थी वो आयशा बन गई, निमिषा जो थी फातिमा बन गई। एक और लड़की थी यहाँ पे मेरिन, उसकी भी एक क्रिश्चियन लड़के के साथ में, जिसको इस्लाम कन्वर्ट कराया गया था, इस्लाम में उसको कन्वर्ट किया था, उसके साथ में मेरिन की शादी करा दी जाती है और उसका नाम रखा जाता है मरियम। तो ये पूरा ये जो अब्दुल राशिद अब्दुल्ला कर रहा था, यहाँ पे आईएसआईएस का हैंडलर था, इसके साथ में कुछ और लोग थे, PFI से लगातार ये टच में था। इनका यहाँ पे प्लान बहुत बड़ा था, इसकी जो सोच थी वो बहुत आगे जाने वाली थी। केरला में अपना ये जो काम था अब्दुल राशिद अब्दुल्ला लगातार कर रहा था, आईएसआई का जो हैंडलर था आईएसआईएस का। इसी के अगले साल में 2012 में केरला असेंबली में उमान चांडी जो CM थे केरला के उस समय, उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की और उसके मुताबिक उस रिपोर्ट में बताया गया कि 2006 से 2012 के दौरान करीबन 7,713 लोगों को इस्लाम कबूल कराया गया है। साल 2009 से 2012 के बीच में करीब इन 3 सालों में जो लोग कन्वर्ट हुए हैं उनमें 2,667 महिलाएं हैं और ये सारी महिलाएं जो हैं, करीब 76% महिलाएं जो इनमें से हैं वो नौजवान लड़कियां हैं, वो 35 साल से कम उम्र की लड़कियां हैं। करीब इन सब में से 2,195 लड़कियां जो हैं वो हिंदू हैं और 492 लड़कियां क्रिश्चियन हैं। तो ये सब चीजें, ये फिगर सामने आते हैं और उन्होंने साथ में ये भी बताया कि 2005 में ऑन एवरेज 2,800 से 3,200 लड़कियां जो थी उनको हर ईयर, हर एक साल इस्लाम में कन्वर्ट कराया जा रहा है। 2005 से लगातार, ये इस समय करीब 7 साल हो चुके थे, 2005 से 2012 आ चुका था। तो ये जो फिगर था ये बताया गया कि 2,800 से लेकर 3,200 लड़कियां तक इस एवरेज में इन्हें हर साल कन्वर्ट कराया जा रहा है इस्लाम के अंदर। तो ये सब चीजें सामने आती हैं और ये भी बताया गया कि कन्वर्जन के बाद में इनमें से कई सारी लड़कियों का उनके घर वालों को और उनके रिश्तेदारों को, उन्होंने जिनसे बातचीत की, जांच की, ये पता चलता है कि इनका कोई ट्रेस नहीं मिला, ये कहीं पे मिली नहीं है, या फिर इन्हें अफगानिस्तान और जो मिडिल ईस्टर्न वॉर जोन्स हैं वहां पे आईएसआई के लिए काम करने के लिए भेज दिया गया, तालिबान, आईएसआई और अलकायदा के लिए। तो ये पूरी रिपोर्ट एक तरह से यहाँ पे सामने आती है। लेकिन अब इस रिपोर्ट के बाद भी केरला के अंदर आईएसआईएस और जो तालिबान के, जो PFI के हैंडलर्स थे, वो अपना काम लगातार जारी रखते हैं। 4 साल बीतते हैं और अब्दुल राशिद अब्दुल्ला, इसने करीबन 2016 तक 22 लोगों को इस तरह के ये राजी कर लिया था, 22 लोगों को कासरगोड से
पडन्ना, पलक्कड़ और त्रिकरीपुर से इसने राजी कर लिया था केरला के कि इस्लाम कबूल कर लें वो लोग और वो भारत छोड़ने के लिए राजी हो जाएं। ये सारे लोग एक दूसरे से कांटेक्ट में थे और कई आईएसआईएस के लोग इनके साथ में उस समय तक मिलने भी आते थे, इनसे कनेक्ट रहते थे, इनका पूरा ब्रेन वॉश करते थे, इनका पूरा धर्म कन्वर्ट कराया गया एक दूसरे से, इनकी जो लड़कियां थी उनकी शादी कराई गई और इन्हें ये बताया गया कि अब आप ट्रू इस्लामिक लाइफ, एक असली इस्लामिक जिंदगी जीने के लिए आप यहाँ से, आपको भेजा जा रहा है, आप यहाँ से जा रहे हैं और ये भारत आप इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि ये काफिरों का देश है, यहाँ पे ये जो लोग हैं ये काफिर हैं और ये शरिया फॉलो नहीं करते। इस तरह की चीज यहाँ पे बताई जाती है। और इसी के साथ मई 2016, करीब 24 मई से लेकर 31 मई तक ये तमाम सारे लोग, मई 2016 तक ये सारे लोग मुंबई एयरपोर्ट पहुंचते हैं और मुंबई एयरपोर्ट से ये लोग अफगानिस्तान के लिए रवाना होते हैं। अब ये लोग अफगानिस्तान पहुंचे और अफगानिस्तान में ननगरहार जो जगह है, ननगरहार ये लोग पहुंचते हैं। एनआईए की ये सब पूरी चार्जशीट में लिखा हुआ है, ये हम आपको जो रिपोर्ट बता रहे हैं ये सब कुछ एनआईए की, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की चार्जशीट में लिखा हुआ है और ये पूरा बताया गया इस तरह से कि ये लोग मुंबई से, करीब 31 जनवरी की बात है, जब ये लोग मुंबई से अफगानिस्तान पहुंचते हैं वहां पे ननगरहार में, और इसी के साथ में ये भी बताया गया कि 2016 में करीब 64 भारतीय, जिनमें से 26 जो पुरुष थे और 13 महिलाएं थी और बाकी बच्चे, ये सब पूरे के पूरे लोग अफगानिस्तान गए थे। 2016 में ये लोग करीब 64 जो लोग थे, लड़के लड़कियां, ये केरला से निकलकर मुंबई पहुंचे, मुंबई से अफगानिस्तान के लिए रवाना हुए और वहां पे आईएसआईएस को इन्होंने आगे जाके ज्वाइन किया। इसी के साथ 2016 में ही ये एक बहुत बड़ा साल रहा इन सारी एक्टिविटीज, इन सारी इस तरह की खबरों के लिए, क्योंकि इसी के बीच भारत में यहाँ पे 2016 में एक ऐसा केस सामने आया, केरला में ही, जुलाई 2016 की बात है। एक इंडियन आर्मी में पदस्थ महिला थी, मिनी विजयन, ये केरला की कोर्ट में जाती हैं और वहां पे इन्होंने बताया कि इनकी जो बेटी है अपर्णा, उसे जबरदस्ती इस्लाम कबूल कराया गया है। यहाँ पे अब अपर्णा जो थी उसे मल्लापुरम में ही जो सत्य सारणी ट्रस्ट है वो वहां पे थी, उसको ट्रेस किया जाता है और वो वहां पे देखी गई। तो अब जब कोर्ट में मामला जाता है तो अपर्णा को भी वहां पे बुलाया जाता है। मामला चला, लेकिन अपर्णा अकेली नहीं आई, अपर्णा के साथ में आई एक सुमैया नाम की लड़की। ये पीएफआई की वर्कर थी, पीएफआई के लिए काम करती थी। ये कोर्ट में आती है और अपर्णा एक खुद बीटेक स्टूडेंट थी। जब उसको वो हॉस्टल में कोची में अपने रह रही थी, जब जहां से उसको लेकर ये लोग गए थे, उसके बाद उसका ब्रेन वॉश किया गया, उसको इस्लाम कबूल कराया गया। तो अपर्णा का इस तरह से ब्रेन वॉश हुआ था कि उसने कोर्ट में अपनी माँ के सामने ये बताया, ये बोला कि वो इस्लाम अपनी मर्जी से कबूल कर चुकी है और अब वो आपके साथ में, वो अपनी माँ के साथ में जाना नहीं चाहती। और अपर्णा की इसी के साथ शादी भी करा दी गई थी। मल्लापुरम में एक ऑटो ड्राइवर था, ऑटो चलाने वाला, उस लड़के का नाम था आशिक। उसके साथ में अपर्णा की शादी भी करा दी जाती है। उसके बाद में उसको इस तरह से ब्रेन वॉश किया जाता है कि अब वो अपने घर वालों से भी मिलना नहीं चाहती थी। तो ये सब चीजें सामने आई। एक ये केस था। इसके अलावा दूसरा एक और केस आया 2016 में ही, जिसमें 2 हिंदू लड़कियां थी, अथीरा और अकीला नाम की। इन दोनों को इनका धर्म परिवर्तन कराया जाता है, इनकी शादी कराई जाती है। और एक पीएफआई की ही वर्कर थी, सैनाबा नाम की। तो सैनाबा ने इनको पूरा इस तरह से इनको कन्वर्ट कराया था और शफीन जहान नाम के लड़के के साथ में शादी करा दी थी एक लड़की की, अथीरा की। अथीरा का बाद में उसके बाद नाम हुआ हादिया। और ये जो पूरा हादिया मैरिज केस है, ये आप पूरा इंटरनेट पर देख सकते हैं, बहुत बड़ा केस रहा है। तमाम सारा इसका जो पूरा जजमेंट है वो पूरा सामने है। तो अब ये होता है यहाँ से कि शफीन जहान नाम के लड़के के साथ में हादिया की शादी करा दी जाती है। हादिया के जो फादर थे, जो उसके पिता थे, वो इंडियन आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर थे। वो कोर्ट में जाते हैं, वो चैलेंज करते हैं कोर्ट में इस पूरी शादी को और पूरा जिस तरह से उसने इस्लाम कबूला था इस चीज को। अब यहाँ पे आप ये देखिए कि पीएफआई यहाँ पे पूरी तरह से सामने आता है और पीएफआई ने पूरी लीगल हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प और जितनी फिजिकल हेल्प लग सकती थी वो पूरी हादिया को पहुंचाई। करीबन बताया जाता है उस समय पीएफआई के जो लीडर्स थे वो हादिया से मिलने आते थे, उसको उनके साथ देखा गया। और पूरे इस केस के चलते सुप्रीम कोर्ट में ये केस चला।
करीबन पीएफआई ने 1 करोड़ रुपया इस केस में पूरे खर्च किया। कपिल सिब्बल को देश के सबसे बड़े एक तरह से लॉयर माने जाते हैं। देश के बड़े लॉयर कपिल सिब्बल को यहाँ पे हायर किया गया। उन्हें तमाम इसमें बहुत पैसा इसमें बताया जाता है कि दिया गया। तो ये सब पूरा केस सुप्रीम कोर्ट में चला और कपिल सिब्बल वहां पे उनका हादिया का केस लड़ रहे थे, तो वो ये केस जीत गए और हादिया केस जीत जाती है, उसके माँ बाप हार जाते हैं इस केस में। इन सब मामलों में जब ये चीजें सामने आती हैं कि पीएफआई पूरी उभर कर सामने आई, तो मल्लापुरम के जो सत्य सारणी जो ट्रस्ट है, वहां पे इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज ने भारत की रेड की और उस रेड में उन्हें तमाम ऐसे डॉक्यूमेंट मिले जिसमें करीबन 70 हिंदू लड़कियों को कन्वर्ट करके इस्लाम कबूल कराया गया था, मुस्लिम बनाया गया था। इसके डॉक्यूमेंट उनको वहां से मिलते हैं और कोर्ट में एनआईए ने ये भी पूरा बताया इस केस के अंदर, जब ये केस चला, कि ये जो हादिया का केस है, हादिया मैरिज केस, इसमें ये जो पूरा इसका कन्वर्जन हुआ, इसकी शादी तक पूरा लेकर, ये पूरा का पूरा सत्य सारणी और पीएफआई का इसमें योगदान है पूरा। उन्होंने उसमें अपना बहुत बड़ा एक रोल निभाया है। ये सब चीजें देश में चल रही थी, 2016 चल रहा था। इसी के साथ में एक रिपोर्ट इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक रिपोर्ट सामने आती है और ये रिपोर्ट टीओआई टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिश करता है। 2016 में टाइम्स ऑफ इंडिया ने ये रिपोर्ट पेश की, ये पब्लिश की, और ये जो वो रिपोर्ट थी जो स्टेट केरला पुलिस के जो चीफ हैं उन तक पहुंचाई गई थी इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा। तो ये रिपोर्ट सामने आती है और इसमें ये बताया गया था कि करीबन 6000 से ज्यादा लोग इस्लाम कबूल कर चुके हैं इस समय केरला में। 2016 की ये बात है। और 2 रिलीजियस ग्रुप्स हैं एक तरह से, जिनको जो बहुत ही बड़े रिलीजियस ग्रुप्स हैं, कोझीकोड और मल्लापुरम में, जो इस पूरे कन्वर्जन के काम में यहाँ पे अपना बहुत बड़ा इनका रोल प्ले कर रहे हैं। ये बताया गया कि 5793 ऐसे लोग हैं जिन्हें 2011 से 2015 के बीच में करीबन 4 सालों में 5793 लोगों को, करीबन 5800 ही मान लीजिए इस तरह से ये जो आंकड़ा है, 2011 से 2015 तक इन्हें इस्लाम कबूल कराया गया और इनमें 76% महिलाएं हैं, जो सारी की सारी 35 साल की उम्र से कम की लड़कियां हैं। तो ये सब चीजें सामने 2016 में आने लगी लगातार और देश इससे बहुत ज्यादा सख्ते में था। ये चीजें पहली बार इस तरह से देश के सामने आ रही थी। इसी साल ये जो लोग थे, ये अब्दुल राशिद अब्दुल्ला ने जिन 22 लोगों को कन्वर्ट करवा के केरला से अफगानिस्तान ले गया था, ये लोग अफगानिस्तान पहुंच चुके थे और वहां पे आईएसआईएस को ज्वाइन कर चुके थे। अफगानिस्तान के खुरासन में ये लोग उस समय रह रहे थे। इधर इंडिया में होता क्या है, जब ये लोग यहाँ से निकलते हैं, अब्दुल राशिद अब्दुल्ला और ये सारे लोग, तो इंडिया में हुआ क्या कि मई 2016 की बात है। अब्दुल के जो घर वाले थे उन्हें इसके बारे में, इस पूरे इसके प्लान के बारे में पता नहीं था और ये इसका पूरा मास्टरमाइंड है, ये आईएसआईएस के लिए यहाँ पे केरला में मास्टरमाइंड का काम कर रहा है, ये भी उन्हें नहीं पता था। तो हुआ क्या कि उसके घर वालों ने कासरगोड में चंदेरा पुलिस स्टेशन है, वहां पे उन्होंने कंप्लेंट की मई 2016 में। उन्होंने बताया कि अब्दुल अपनी जो उसकी वाइफ है, जो उसकी दूसरी शादी हुई है सोनिया के साथ में, तो उन्होंने बताया कि अब्दुल सोनिया ये दोनों करीबन 1.5 महीने से गायब है, 1.5 महीने से लापता हैं। पुलिस ने कंप्लेंट रजिस्टर की, लेकिन इसी के साथ पुलिस को एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। वो ये थी कि सेम इसी पुलिस स्टेशन में, चंदेरा पुलिस स्टेशन में कासरगोड के, इसी तरह के मिसिंग के, लापता होने के करीबन 14 मामले 2 दिनों में सामने आ चुके थे। अब जब ये चीजें सामने आती हैं तो पुलिस ने इसमें इन्वेस्टिगेशन की, तमाम सारी उन्होंने इन्वेस्टिगेट किया, इनकी हिस्ट्री निकाली, इनके लिंक्स किन किन लोगों के साथ थे, ये जो लोग गायब हुए हैं और अब्दुल के, ये सब निकाले। तो पुलिस को सामने आता है कि ये लोग आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए इराक और सीरिया में पहुंचे हैं, ये वहां पे अफगानिस्तान निकले हैं। अब केरला पुलिस ने, इसके बाद ही केरला पुलिस के चीफ ने एक स्पेशल टीम बनाई और ये पूरी स्पेशल टीम अब्दुल राशिद अब्दुल्ला के पूरी हिस्ट्री उसकी खंगालने में, उसके जो लोग उसके साथ में थे उनसे इन्वेस्टिगेशन करने में लग गई। इसी के साथ में उन्हें पता चलता है कि यास्मीन नाम की एक बीवी है इसकी, जो इसकी पहली बीवी थी। यास्मीन जो थी उसको इंटरसेप्ट किया जाता है, उसको ट्रेस किया जाता है और पता चलता है कि वो दिल्ली के जामिया नगर में रहती थी। वो दिल्ली के जामिया नगर में थी, यहाँ से वो पूरा आईएसआईएस के लिए और अब्दुल के लिए यहाँ से पूरा काम करती थी।
इसके बाद में पुलिस ने अलर्ट जारी किया और करीबन 1 अगस्त 2016 की बात है, 1 अगस्त 2016 को महज कुछ ही दिनों बाद में, क्योंकि ये जो यास्मीन थी इसको ये पता चल चुका था कि अब्दुल राशिद अब्दुल्ला को अब पूरी केरला पुलिस ढूंढ रही है, तो यहाँ पे अलर्ट जारी पुलिस ने क्योंकि कर दिया था, तो 1 अगस्त 2016 को यास्मीन को दिल्ली में आईजीआई एयरपोर्ट से पुलिस गिरफ्तार कर लेती है। यास्मीन यहाँ पे अफगानिस्तान भागने की तैयारी कर रही थी, उसे यहाँ से गिरफ्तार किया जाता है। अब यहाँ पे भारत में ये चल रहा था, उधर ये लोग अफगानिस्तान पहुंच चुके थे और अफगानिस्तान के खुरासन में रह रहे थे। लगातार ये लोग जितने भी समय वहां पे रहे हैं, ये यहाँ से वहां भागते रहे, इन्होंने कभी सुकून की चैन की जिंदगी वहां पे जी नहीं पाई। लेकिन अब हुआ यहाँ पे ये अफगानिस्तान में इनके साथ में कि अफगान फोर्सेज ने हमला किया। आईएसआईएस के जो कैंप्स थे, ये लोग उन कैंप्स में रह रहे थे। अब ये उन कैंप्स में थे, यहाँ पे हमला होता है और इस हमले में अब्दुल राशिद अब्दुल्ला और एक और आईएसआईएस का हैंडलर मारा जाता है। ये इन लोगों को यहाँ से लेके गया, वहां पे आईएसआईएस के कैंप में ये लोग थे, अफगान फोर्सेज ने हमला किया और ये वहां पे मर जाता है। अब जब ये मारा जाता है तो इसके बाद अफगान फोर्सेस के सामने ये जो पूरी 22 लोग थे, इनमें 10 लड़कियां जो थी, उन्होंने अफगान फोर्सेस के सामने अपने बच्चों के साथ, छोटे छोटे बच्चे थे हर लड़की के पास, उन्होंने सरेंडर कर दिया। ये लड़कियां यहाँ पे अफगान फोर्सेस के सामने सरेंडर करती हैं। 2019 की करीबन ये बात है। ये लगातार इन 2016 से जब से यहाँ से गए थे, करीबन नवंबर 2019 की ये बात है, इन 3 सालों में लगातार ये लोग कभी खुरासन, कभी द्वेष में, कभी आपके जो प्रोविंस अलग अलग हैं अफगानिस्तान में, इराक और सीरिया की साइड, यहाँ पे ये लगातार में अपना भागते ही रहे हैं। लेकिन जब अफगान फोर्सेस ने नवंबर 2019 में हमला किया था, तब इन्होंने सरेंडर किया अफगान फोर्सेस के सामने। अब भारत में यहाँ पे होता क्या है, इसी बीच के जो यास्मीन थी इसको पकड़ लिया गया था। भारत को भी ये पता चल चुका था कि वहाँ पे जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं कि अफगानिस्तान में इस तरह से हमला हुआ है और ये जो आईएसआईएस का हैंडलर था अब्दुल राशिद अब्दुल्ला, इसको मार दिया गया है। तो यहाँ की फोर्सेज, अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज थी इंडिया की, ये भी वहाँ पे पहुँचती हैं अफगानिस्तान। और इसी बीच यास्मीन जो थी उसको 7 साल की यहाँ पे कोर्ट में सजा हो जाती है, क्योंकि यास्मीन जो थी उसने करीबन 17 लोगों को इस्लाम में कन्वर्ट कराया था और इस तरह से आईएसआईएस के लिए रिक्रूट किया था। तो ये सब चीजें इधर होती हैं। अब इंडियन एजेंसीज जो थी ये अफगानिस्तान पहुंची और इन लड़कियों से बातचीत की। इन लड़कियों में अब यहाँ पे सोनिया भी थी जो आयशा बन चुकी थी, और निमिषा भी थी जो फातिमा बन चुकी थी। ये दोनों से इनसे बातचीत होती है। तो सोनिया से जब इंडियन एजेंसीज ने बातचीत की, और ये पूरा प्रूफ है, ये पूरे वीडियो सामने है, जब इनसे बातचीत की तो पता चलता है कि सोनिया ने बताया कि मैंने सोचा नहीं था कि ये इस्लामिक लाइफ जिस तरह की हम यहाँ पे जीने आ रहे हैं, इस तरह से यहाँ पे किस तरह हम उसको जी पाएंगे, मतलब क्या यहाँ पे होने वाला है हमारे साथ, ये मैंने सोचा नहीं था। हम यहाँ पे इस्लामिक लाइफ जीने आए थे, सही तरीके से रहने आए थे, लेकिन जैसा बताया गया था उस तरह की कोई भी चीज़ हुई नहीं है। और इसी के साथ अब मैं यहाँ पे इंडिया वापस जाना चाहती हूँ। इंडिया में जाने के बाद में अपने जो मेरे पति थे अब्दुल राशिद अब्दुल्ला, जिनका अब जिसकी मौत हो गई है, मैं उसकी फैमिली के साथ में रहना चाहती हूँ। और फ्यूचर में मैं कभी भी कोई इस्लामिक स्टेट के साथ में, इराक, सीरिया, तालिबान, इससे मैं बिल्कुल भी अपना कांटेक्ट नहीं रखूंगी। ये पूरा बाकायदा उसका बयान था। यहीं पे निमिषा से जब बात की तो निमिषा जो फातिमा बन चुकी थी, वो इस तरह से उसका ब्रेन वॉश किया गया था कि उसने पहली बार, उसने जो अपनी, जो उसकी बच्ची थी, वो लगातार इस पूरे, जब उससे पूछा गया कि आपने अपनी 3 साल की बच्ची है आपकी और आप इसको इस ऐसी सिचुएशन में डाल चुकी हैं, तो वो लगातार वहां पे इंडियन ऑफिशियल्स की इन बातों पर उसका वो हंसती रही। उसके पास उस तरह का कोई जवाब नहीं था और उसके चेहरे पर कोई भी पछतावा एक तरह से नहीं था। वो लगातार स्माइल करती रही, हंसती रही और ये बताती रही, ये बोलती रही, कुछ भी अलग अलग तरह के जवाब देती रही। और उसने कहा कि मैं इंडिया में अगर मुझे बुलाया जाता है तो मैं तभी जाऊंगी जब मुझे वहां पे जेल में न डाला जाए, और उसके बाद मैं तब इंडिया जाने के लिए तैयार हूँ जब मुझे जेल में ना डाला जाए और मुझे मेरी फैमिली के साथ में रहने दिया जाए। लेकिन जब ये सब चीज़ें सामने आई, हमारे इंडियन एजेंसीज के जो ऑफिसर्स वहाँ पे थे, इन लड़कियों से बातचीत करने गए थे, तो ये सब पूरा निष्कर्ष, ये कंक्लूजन निकाला गया कि इन लड़कियों को, इन लोगों को अब भारत वापस नहीं लाया जाएगा और हमारी सरकार ने इन लोगों को भारत वापस लेने से मना कर दिया और ये आज भी अफगानिस्तान की उन्हीं जेलों में है। तो 2016 से भारत से अफगानिस्तान गए, आईएसआईएस ज्वाइन करने के लिए गए
इस्लाम कबूल करने के बाद इन 22 लोगों के साथ में इस तरह की, इन लड़कियों के साथ में इस तरह की चीज़ हो रही थी। 2019 आ चुका था, सिर्फ 3 सालों में ये वहाँ पे चैन से रह नहीं पाए। वहाँ पे जो सोच के गए थे वो इनके साथ में हुआ नहीं, और उसके बाद में इन्हें अपने देश में भारत लेने से भी मना कर दिया गया। अब यहाँ पे अगले साल 2020 में नवंबर के अंदर यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने अमेरिका में एक पूरी रिपोर्ट बनाई, और उस रिपोर्ट का जो टाइटल था, जो हेडलाइन थी, वो थी कंट्रीज रिपोर्ट ऑन टेररिज्म 2020 इंडिया। ये इंडिया के ऊपर कंट्रीज टेररिज्म की पूरी रिपोर्ट थी यूएस की, जहां उसने भी ये माना, यूनाइटेड स्टेट्स ने, कि 66 इस समय ऐसे इंडियन नेशनल के लोग हैं, इंडियन लोग हैं 66, जो इस समय भी फाइटर्स के तरह से काम कर रहे हैं आईएसआईएस में। ये बहुत ही एक तरह से शर्म की बात है कि एक भी इंसान इस तरह का नहीं होना चाहिए देश का, जो आईएसआईएस के, तालिबान के लिए इस तरह से भारत विरोधी लोगों के लिए काम कर रहा हो। लेकिन यूएस ने भी अपनी इस रिपोर्ट में 2020 में बताया। इसी के अगले साल 2021 में फिर से इस तरह के केस सामने आए, जब सायरो मालाबार चर्च के जो बिशप हैं, सायरो मालाबार चर्च एक बहुत, एक तरह से ईस्टर्न चर्च में बहुत बड़ी चर्च मानी जाती है, बहुत बड़ी पूरा एक संस्था मानी जाती है। तो वहाँ के बिशप ने भी अपनी एक रिपोर्ट पेश की, और ये रिपोर्ट उन्होंने एनआईए को दी, बाकायदा पीएम, प्रधानमंत्री के ऑफिस में दी। इस रिपोर्ट में उन्होंने बताया कि करीबन 2021 में 21 लड़कियां हैं, ये जो 2020 से 2021 का, इसमें 21 क्रिश्चियन लड़कियां हैं जिनका पूरा धर्म परिवर्तन कराया गया है, और ये इस समय लापता हैं, इनका पता नहीं चल रहा है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इन्होंने इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन कर लिया है, इस्लामिक स्टेट मतलब आईएसआईएस को ज्वाइन कर लिया है। तो ये चीजें 2021 में भी सामने आई, 20 में भी सामने आई। इसी के साथ जनवरी 2022 में एनआईए ने अपनी रिपोर्ट में खुलासा किया कि केरल में इस्लामिक ऐसी स्टेट के, ये जो आईएसआईएस के स्लीपर सेल्स हैं, ये काफी सारे हैं और ये काफी बड़ी तादाद में एक्टिव भी हैं, और ये लगातार वहां पे इस तरह के काम कर रहे हैं कि हिंदू लोग, जो लोग हैं, हिंदू लड़के लड़कियां, उनको इस्लाम कबूल करवा रहे हैं, और मुस्लिम नौजवानों को भी भड़काने का ये लोग काम कर रहे हैं। जो मुस्लिम कम्युनिटी के लड़के हैं, जो लड़कियां हैं, उन्हें भी ये लोग भड़काने का वहां पे काम कर रहे हैं। और ऐसे 8 टेररिस्ट को केरला में 2022 जनवरी में एनआईए ने पकड़ा भी था। ये जो केसेस हैं, ये सिर्फ भारत में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड देखने को मिलते हैं। यूके, यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट में ये बताया गया कि पाकिस्तान से और इस्लामिक जो ग्रुप्स हैं, उनसे रिलेटेड कुछ लोग हैं जो यूके में रह रहे हैं, और ये पूरा ग्रुप है जो नशीले पदार्थ देकर यूके में लड़कियों को उनका रेप करता है, उनके साथ में गलत चीजें करता है, और फिर उनका जो धर्म परिवर्तन है, उनका धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है यूके के अंदर। ये पूरा इस तरह का ग्रुप वहां पे काम कर रहा है, रिलीजियस कन्वर्जन का। और यूके में इनको नाम दिया गया है वहां पे ग्रूमिंग गैंग करके वहां पे उन्होंने नाम दिया गया इन इस तरह के ग्रुप्स को, इस तरह के लोगों को। तो ये केवल सिर्फ भारत में नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड में इस तरह की चीजें चल रही हैं। आईएसआईएस के हैंडलर्स बहुत जगह एक्टिव हैं, जो लगातार इस तरह से लोगों को कन्वर्ट कराए जा रहे हैं। ये जो फिल्म आ रही है द केरला स्टोरी, ये इसका लगातार बेहद विरोध हो रहा है, लेकिन ये बात भी समझने लायक है, ये बात आपको समझनी चाहिए कि ये पहलू ऐसे हैं जिन पर आम जिंदगी में आमतौर पर हम लोग ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, ये खबरों में नहीं आ पाते, ये कम लोगों को पता होते हैं, लेकिन ये हमारे बीच में चल रहे होते हैं। तो इस तरह की चीजें लगातार देश में चल रही हैं, और लेकिन लोग इससे अवगत नहीं हो पाते हैं, लोगों को ये पता नहीं चलता है। और जब ऐसी फिल्में बनती हैं तो उसका उनका तमाम विरोध होता है। इस फिल्म का बेहद विरोध हो रहा है, अदालतों में पीआईएल डाली जा रही है, अपील की जा रही है, कांग्रेस पार्टी अपील कर रही है, जमात उलमाए हिंद अपील कर रहा है, सीपीआईएम खुद अपील कर रही है कि इसकी रिलीज रोक दी जाए। लेकिन सीपीआईएम ये भूल रही है कि खुद सीपीआईएम से ही केरला के 2006 से 2011 तक सीएम रहे वीएस अच्युतानंद अपना पूरा इस पे बयान दे चुके हैं। वो खुद उस समय ये कह चुके हैं 2010 में कि केरला को 2030 तक मुस्लिम स्टेट बनाने का आईएसआईएस का प्लान है, पीएफआई का प्लान था। आप इस टॉपिक पर अपने कमेंट्स, अपनी राय जरूर दीजिएगा। सारे रियल फैक्ट्स जितने भी इससे रिलेटेड हैं द केरला स्टोरी से, जो केरला की रियल स्टोरी है, उससे रिलेटेड सारे रियल फैक्ट्स हमने आपके सामने रख दिए हैं। और हमारा हमेशा से उद्देश्य भी यही रहता है, हमारी उम्मीद हमेशा से यही रहती है कि आपको ये सब पसंद आए, हमारे जो फैक्ट्स हैं, जो हमारी रिसर्च है वो पसंद आए।
और बिना किसी ड्रामे के, बिना किसी लाग लपेट के हम सीधी भाषा में आपके सामने सारी चीजें बता देते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सब पसंद आया होगा और पूरी डिटेल्स हम आपको अब दे चुके हैं। अपने कमेंट्स जरूर दीजिएगा इस पर, द केरला स्टोरी पर और आज के इस एपिसोड पर। कमेंट्स का आपका इंतजार रहेगा। मिलते हैं आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।